कोमल है वो, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही तो नारी है। जी हाँ, हमारे समाज में भले ही महिलाओं को बहुत कमजोर माना जाता हो या कोमल माना जाता हो, लेकिन हकीकत ये है कि महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज, और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम चमकते सितारे का। और आज अपने इस प्रोग्राम में हमने जिस सितारे को बुलाया है, वो हमारे कार्यक्रम की ओपनिंग लाइन सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक ऐसे चमकते सितारे को बुलाया है जो दिल्ली पुलिस में कार्य करती हैं, एक महिला हैं। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, और इसके अलावा उन्होंने समाज सेवा में भी बहुत नाम कमाया है, और उनका बहुत ही प्यार से उनके कार्यों को देखते हुए लेडी सिंघम भी कहा जाता है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन किरण सेठी मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय हिंद। जय हिंद। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो पढ़ाई लिखाई है की है आपने, क्योंकि मुझे पता चला है कि आपकी जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो स्टार्टिंग में काफी जो है बहुत हाई फाई फैमिली बैकग्राउंड से आप नहीं आती हैं। आपकी माँ जो है एक ढाबा चलाया करती थी जब आप बिल्कुल 1 या 2 साल की रही होंगी। इसके बाद फिर आपकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई, फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से पढ़ाई की। उसमें आपकी पढ़ाई में वैरायटी बहुत रही। आपने सोशोलॉजी में MSW वगैरह भी किया, तो मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स किया। तो क्या स्टार्टिंग में आपने सोच रखा था कि दिल्ली पुलिस में ही अपना करियर बनाना है, या आपकी करियर की प्लानिंग क्या थी? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मेरी मदर ने हमें हमेशा मेहनत करना सिखाया, और वो खुद भी बहुत मेहनत करती थी और हमें पढ़ाया लिखाया। मेरा एक छोटा भाई है और मेरी एक छोटी बहन है, और हम सबने जितना अपनी नौकरी के हिसाब से पढ़ाई करते रहे साथ के साथ में। मैंने सलवान स्कूल से राजेंद्र नगर से अपनी स्कूलिंग की। 12वीं पास करने के बाद मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, और उस दौरान मेरी दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गई थी। तो मैंने अपनी बाकी का जो पूरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। मैंने हिमाचल से हिस्ट्री MA किया, और लाडनू जैन विश्व भारती से मैंने MA योगा किया, और इग्नू से मैंने और भी अपने मास्टर डिप्लोमा और MA किया है। जैसे मास्टर इन सोशल वर्क मैंने कंप्लीट किया, ब्रॉडकास्टिंग में MA किया, ह्यूमन राइट्स में MA किया। तो इस तरह के कोर्सेज कर करके मैंने अपने आप को सशक्त बनाया। YMCA से मैंने जर्नलिज्म मास्टर डिप्लोमा किया। मुझे पढ़ाई का शौक है। पढ़ाई के साथ साथ मैं खुद मुरारजी देसाई योगा नेशनल इंस्टीट्यूट से मैंने कई योगा के कोर्सेज किए, और उनका बेनिफिट मैं अपने डिपार्टमेंट को भी देती हूँ। जैसे हमारे पुलिस विभाग में इतना समय नहीं मिल पाता ड्यूटी के दौरान कि सभी लोग रूटीन में एक्सरसाइज कर सके, बट जितने भी लोग आते हैं और जितना ड्यूटी के हिसाब से उनका एक वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ, उनको मैं योगा करवाती हूँ। और इसके अलावा मैंने ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। कराटे में मैंने 2 स्टाइल में ब्लैक बेल्ट लिया। ताइक्वांडो में मैंने NIS करके आई थी। तो जो मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ वो मैं इन टेक्निक्स को यूज करती हूँ। बट मार्शल आर्ट में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। आप महिलाओं को किस तरह से सिखा सकते हैं, बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं, और तरह से सीख सकते हैं। तो इन सब की एक एक वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि जिसकी जितनी ताकत होती है उतनी टेक्निक का यूज किया जाता है। बच्चा जितना कमजोर होता है तो वो उस टेक्निक को वैसे यूज करेगा। जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो महिलाओं से ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट उसके लिए मेन बात है कि जब आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप चाहे पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर जिंदगी में आगे कामयाब होना है तो कॉन्फिडेंस काफी काम किया है, और लड़कियों को और महिलाओं को जो है
सेल्फ डिफेंस की आपने ट्रेनिंग भी दी है, लेकिन जरा मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जानना चाहता हूं। और जो भी मेरी टीम ने रिसर्च की है आपके बारे में, उन्होंने मुझे ये बताया है कि जब आपने जूडो कराटे की ट्रेनिंग लेना शुरू किया या आप सीखना चाह रही थी, तो घर से एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाकर निकलती थी। यानी घर वालों को ये बिल्कुल पता नहीं रहता था कि आप ऐसी कोई क्लासेस लेने जा रही हैं। और आपके पेरेंट्स को तब पता चला जब आप दिल्ली राज्य स्तर पर जूडो में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लेकर आप वापस आई। तब जाके आपके पेरेंट्स को पता चलता है कि अरे मेरी बेटी तो जो है जूडो कराटे सीख रही है। तो ये किस तरीके से आपने मैनेज किया? दरअसल हमारे स्कूल सलवान स्कूल में जब पहली बार जूडो इंट्रोड्यूस हुई तो वो आफ्टर स्कूल होती थी। और जूडो का नाम सुन के, वैसे तो मेरी मदर बहुत स्ट्रांग थी, मेरे फादर ने कहा कि क्या जरूरत है लड़कियों को ये गेम क्या करनी है, जूडो वगैरह से के हाथ पांव टूट जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा कहा नहीं, और आफ्टर स्कूल है तो हम बिल्कुल नहीं अलाउड करेंगे। तो मेरी क्लास की जो टीचर थे और मेरे जो फ्रेंड्स थे, नहीं नहीं तुम भी सीखेगी तो हम सीखेंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़े दिन ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने घर पे कहा कि मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि उस समय मैं मतलब 12th में ही गई थी। और तो 12th की पढ़ाई में तो ये होता है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई पे ही फोकस करना है। तो 2-4 दिन किया तो अच्छा लगा। तो जब ट्रेनिंग कर रही थी तो अच्छा लगने लग गया। तो उसी दौरान दिल्ली स्टेट हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो अगले दिन न्यूज़पेपर पे फोटो और अखबारें में नाम आया। तो मेरे पड़ोसी ने जाकर बताया मेरे पेरेंट्स को, तो फिर वो बहुत खुश हुए। तो फिर उन्होंने कभी फिर मुझे रोका नहीं और मेरी हमेशा हिम्मत बंधाई, और चीज़ों के लिए भी वो मेरी हमेशा हिम्मत बढ़ाते हैं। तो मैं अपनी इन हिम्मत के लिए सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देती हूँ अपने माता-पिता को, अपने गुरु शिव कुमार कोहली को, अपने सब टीचर्स को जिनसे मैंने पढ़ाई की है, और अपने डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स और अपने साथियों। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और यही एक अच्छी बात होती है कि आप कितनी भी सफलता की ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपके जीवन में जिन लोगों का योगदान रहा है, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए और श्रेय भी देना चाहिए। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके पेरेंट्स को आप सफलता का श्रेय देती हैं, टीचर्स को देती हैं, आपके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जिन्होंने आपको सहयोग दिया, उनको भी आप अपनी सफलता का श्रेय देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात ये करते हैं कि 1987 में आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया, और साथ साथ में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस में 1987 के दौर में महिलाओं को नौकरी कर पाना, इसके बाद घर भी संभालना, और साथ साथ में आप समाज सेवा का भी कार्य कर ही रही थी, सेल्फ डिफेंस वगैरह भी सिखा रही थी। तो इसके बाद फिर जब आप आपने 12वीं पास की, 19 साल की आयु थी आपकी, दिल्ली पुलिस में आपने ज्वाइन किया। इसके बाद फिर आपका दिल्ली पुलिस में किस तरह से वेलकम किया? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं आप महिला हैं, और आपका जो बैच था ट्रेनिंग का, उससे जुड़े कुछ आपके जो अनुभव रहे हों, जो यादें हों, वो बताइए। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ जब मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई काम करती हूँ, और डिपार्टमेंट ने हमेशा मेरे कामों की सराहना की। मुझे मेरी इन्हीं सराहनों से मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है, और जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो मैं अपने कार्यों से जो अपने दिल्ली पुलिस का नाम ऊंचा किया, उसमें देश के अभी जो पूर्व गृह हमारे मंत्री राजनाथ सिंह साहब थे, वो आए थे। तो काम में मेरे अनुभव ये रहे कि जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई तो सिर्फ 21-22 लड़कियों का हमारा बैच था, बहुत कम लड़कियां थी, जबकि अब तो हजारों लड़कियों की जो है ट्रेनिंग होती है। तो उन बैच में हमने बहुत कुछ सीखा। मैं अपने बैच में ऑलराउंडर और आउटडोर में फर्स्ट आई थी। तो बोर्ड पे जब पहली बार नाम लिखा गया तो बहुत अच्छा लगा कि एक डिपार्टमेंट के बोर्ड में नाम लिखना अपने आप में ही एक शान की बात होती है। और मैं अपने बैच की मुंशी थी, मेरा बैच बहुत चुलबुला था, और आज भी वो सभी साथी जो हैं, हम अभी हाल में ही पिछले 2 साल पहले ट्रेनिंग करके आए तो मिले, तो ऐसा लग रहा था बचपन में आप वापस आ गया है। और मैं दिल्ली पुलिस की, उसके बाद मैंने अपने दिल्ली पुलिस की जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। और सबसे खुशी की बात ये हुई कि मैं लड़की होते हुए अपने दिल्ली पुलिस के पुरुष जो कर्मी हैं, जो रंगरूट भर्ती होते थे, मैंने उनको ट्रेनिंग दी।
बड़ी गर्व की बात थी कि मैं लड़की होती पहली ऐसी लड़की थी जो लड़कों को कमांडो कोर्स कराती थी, उनको अनआर्म्ड कम्बैट के कोर्सेज कराती थी और उनको फिटनेस के कोर्सेज कराती थी। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और इसी तरह बिल्कुल। मैंने अपने दिल्ली पुलिस में मैंने कई जगह ड्यूटी की, चाहे वो ऑफिस ड्यूटी है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है। आजकल मैं इन्वेस्टिगेशन भी करती हूँ। आजकल क्या, मैं मुझे 2012 से 2004 से मैंने अपने दिल्ली पुलिस में रह के इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिर उसके बाद मैंने दहेज और इवटीजिंग के केसेस दिए और रेप केसेस को मैंने, मतलब जो आपको जैसे यौन शोषण के केसेस हैं उनमें मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, आजकल जैसे पॉक्सो केसेस हैं, पॉक्सो मीन जो 18 साल से नीचे बिल्कुल। मुकदमे होते हैं, उनमें मुलजिमों को ताउम्र कैद और इवन देन 10 साल से ऊपर की सजा हुई। तो इससे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उससे हम लोगों को न्याय दिलवा पा रहे हैं। और अनुभव में आपने कहा कि बहुत अच्छा अनुभव रहता था। शुरू में लड़कों ने सोचा कि ये लड़की है, वो किस तरह से हमें ट्रेनिंग देगी, और थोड़ी एक फर्स्ट डे उनको हिचक थी। तो बट जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैं एज ए टीचर और वो एज ए स्टूडेंट उसी तरह से मेरे साथ बिहेव करते थे जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का बिहेव होता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और जो कि हमने कहा कि आपने इतने सारे कार्य किए हैं अपने विभाग में, अपने समाज के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। तो दरअसल इसीलिए ऐसे ही चमकते सितारे को हम अपने इस कार्यक्रम में बुलाते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर दिखता है वो असली हीरो नहीं होते। असली हीरो आप जैसे लोग होते हैं, असली चमकते सितारे आप जैसे लोग होते हैं। इसीलिए हमने आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। अब मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि आपके नाम के पीछे जो एक उपाधि लगी है लेडी सिंघम की। देखिए, ऐसा है कि सिंघम नाम की फिल्म जब अजय देवगन करते हैं और सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, लेकिन आप असली जीवन में आपको लेडी सिंघम की उपाधि मिलना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये उपाधि आपको कब और कैसे मिली, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो हमारी फिल्में होती हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं, शिक्षा देकर जाती हैं। बस चुनने वाले उसको अपने हिसाब से ही चुनते हैं। अजय देवगन जी भी मेरे फेवरेट हीरो में से एक हैं, बट मुझे धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे लगते थे और लगते हैं, लगते रहेंगे। और सभी हीरो अपने अपने जो काम करते हैं तो वो कुछ छाप छोड़ते हैं। और लेडी सिंघम का जो मुझे उपाधि मिली वो मैंने ब्लाइंड लड़की को सरेआम भरी सड़क के बीच में गंगाराम हॉस्पिटल के सामने से लेकर जा रहे थे, जबरदस्ती अपने साथ ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरुओं को नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी शक्ति दी और ऐसी शिक्षा दी कि मैंने उस समय बिना समय गवाए और मौका गवाए मैंने उस बच्ची को वहीं पे बचाया। दरअसल मैं जब वहां से निकल रही थी तो मुझे महसूस हुआ ये जो बच्ची है वो इस जो आदमी इसको जबरदस्ती लेकर जा रहा है उसके साथ नहीं है। तो मैंने जाकर बच्ची से पूछा, बेटा आप इसको जानते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानती। और मेरी आवाज सुन के, क्योंकि बीइंग ए लेडी मेरी आवाज सुन के वो मेरे साथ चिपक गई और उसने कहा ये मुझे जबरदस्ती ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने महसूस किया कि हम क्या क्राइम होने का इंतजार करते हैं, भी वो क्राइम हो जाएगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। हमें क्राइम होने से पहले भी रोकना हमारी ड्यूटी बनती है, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे हम समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हों। तो कोई भी क्राइम होते हुए देखते हैं तो अगर हम उसको उसी समय रोक लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक बहुत गुड वर्क कर रहे हैं। तो जब मैंने उस बच्ची को कहा कि आप साइड में हो और उस आदमी से कहा भाई ये तो आपको जानती नहीं, आप इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने कहा जा जा काम कर अपना। तो मैं कहा अपना काम ही कर रही हूँ। अब उसको नहीं पता था तो कि उस समय क्या आप पुलिस की वर्दी में थी या सादी वर्दी पे थी? सादी ड्रेस में। और नहीं पहचान पाया।
और फिर अच्छी बात है कि नहीं तो वो हो सकता है उस समय भाग जाते और हाथ नहीं आते, वो बिल्कुल। फिर किसी और लड़की के साथ या किसी और को अपना शिकार बनाते और क्राइम करते। तो मैंने उसको जब वहां से हटाया तो उसने मेरे को धक्का मत मारने के टाइप में और मेरे पे हाथ उठाया, तो फिर वो अंदर वाला जो जूडो कराटे वाला और प्लेयर वाला और फिर अंदर का जो पुलिस का एक अपना कॉन्फिडेंस होता है वो जाग गया। बिल्कुल। और मैंने उसको वहीं काबू करके उसकी पहले तो उसको वहीं पे थोड़ा सा धुनाई भी की, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो एकदम काबू नहीं आते। और उसने मुझे एक ब्लेड भी मारा मेरे हाथ पे, ये ये उंगली पे मेरे को उसने हाँ, चोट इसके का निशान भी होगा जी। ये पूरी एक फिंगर अब तो भर गया, 10 साल होने जा रहे हैं। तो तो इस घटना के बाद फिर आपको लेडी सिंघम की उपाधि एक हाँ, तरीके फिर से उसके बाद जब वो मिल गई। उस आदमी को उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई और मीडिया ने मुझे नाम दिया लेडी सिंघम का। क्या बात है, बिल्कुल। और बरदानी फिर यही चढ़ाई होता थी है उस कि आप समय, जो है खिताब दिया गया बरदानी का। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई आप वर्क करने पर हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है, हमें और हमें बढ़ता है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस और तो मिलता है इससे क्या कि होता है कि हमें समाज आगे में, कुछ और करना है। बिल्कुल, समाज में जो क्राइम हो रहे हैं ना, उनको कम करने की एक प्रेरणा मिलती है। और आपको देख के जो बाकी पुलिस के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हम आप जैसा काम कर रहे हैं और समाज से क्राइम को खत्म करें। और शायद इसी आपकी उपलब्धि को देखते हुए 2016 में दिल्ली महिला आयोग की तरफ से आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। जी 2018 में आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिला। 2019 में रक्षक अवार्ड। 2020 में 2020 में 2020 में आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक, अपने आप में एक बहुत ही सम्मान की बात होती है। और इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी आपको अवार्ड मिलते रहे हैं। अब हम आपको ये जानना चाहेंगे कि लेडी सिंघम का जो सफर है वो एक अंदर एक महिला भी है, यानी पुलिस कर्मी के साथ साथ में आप एक महिला भी हैं, आपको अपना घर परिवार भी संभालना पड़ता है। और आजकल के युवाओं को बड़ा ये मुश्किल सा लगता है कि घर और ऑफिस एक साथ कैसे संभालें। इसलिए आप ऐसे जो हमारे युवा हैं, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं खासतौर पर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि घर और ऑफिस के बीच में समय का सामंजस्य अर्थात टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बिल्कुल। और लाइफ में चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट होगा तभी आप कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह से आपने मुझे ये बताया कि इस तरह के अवार्ड मिले हैं, मैंने इंडिया में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, इंडिया में भी कई कई जगह जाकर मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। जब मैंने चंडीगढ़ में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी तो वहाँ के पंजाब के गवर्नर साहब श्री BS बदनौर साहब ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर मैडम ने मुझे अवॉर्डेड किया। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं तो एक आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं आज की यंग जनरेशन को पहले ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस जो है बड़ा लूज कर लेते हैं। और कॉन्फिडेंस होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये दोनों बिल्कुल, ही मतलब कि एक अंतर है दोनों में। हमारे, हाँ, हमारे ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको बहुत कुछ सिखाता तो है ही है, बट सबसे ज्यादा आपको नुकसान ये दे जाता है कि आप अपने काम को पर फोकस नहीं कर पाते, आपका सारा ध्यान जो होता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर रहता है। दूसरी बिल्कुल, बात है कि जब आप कोई काम करते हैं तो पहले उसका एक लक्ष्य बांध दें। अगर आपको उसमें हार भी मिल सकती है, जीत भी मिल सकती है, कई बार कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और कई बार कामयाबी को मिलने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल। आप पहली हार को अपनी हार ना माने, लगातार उसके लिए प्रयास करें। और आप इस चीज के लिए काम मत करें कि मुझे इससे क्या नाम है, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। आप ये देखिए जो आप सेवा कर रहे हैं उससे समाज में क्या बेनिफिट हो रहा है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कह दी कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उससे समाज को क्या फायदा हो रहा है, देश को क्या फायदा हो रहा है, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि समय का अभाव है, इसलिए चलते चलते हमारे साथ दो युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, इनके मन में मैं भी एक काफी लास्ट सवाल बात होंगे। बताना चाहूंगी उन्हें कि जी जी, बिल्कुल। क्वालिटी हो क्वांटिटी हो मत देखें। अगर आप अपने काम में 10 लोगों को भी बदल रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि जब 1000 होंगे मैंने तभी बदलाव करना है। आप बिल्कुल अगर उन 10 बिल्कुल। से भी शुरुआत कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी। बिल्कुल, यानी क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। जी उद्देश्य, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू सर। सबसे पहले किरण मैम, आपको मैंने रियलिटी में अभी देखा है, तो सबसे पहले मैं हीरोज को साइड में रख के आपको सलाम करना चाहूंगा कि हमने साक्षात एक हीरो को साथ में देखा है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि बीइंग अ लेडी
कई प्रकार की धमकियां भी आपको मिलती होंगी जब आप इस तरीके के ऑपरेशंस पे जाती होंगी, तो उस चीज को आप किस तरीके से हैंडल करती है? आपके परिवार वाले, जो आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई है, माता पिता है, वो उस तरीके से, क्योंकि टेंशन हर किसी को हो जाती है कि यार मुझे धमकी मिल गई, और बीइंग अ लेडी आप किस तरीके से इसको संभालती है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि एज अ पत्रकार हमें भी कई प्रकार की धमकियां मिल सकती है फ्यूचर में, तो उसके बिल्कुल, लिए तो बहुत हम ही अच्छा कैसे। सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसका आप संक्षेप में जवाब दीजिए। संक्षेप में जवाब यही है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे धमकियों से क्यों डरना। अगर मैं बॉर्डर पे खड़ी हूँ या अपने समाज के लिए कार्य कर रही हूँ, तो धमकी तो सामने, मुझे पता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, हर आदमी जो क्रिमिनल है वो मुझे धमका सकता है, तो अगर मैं ही डर गई तो मैं समाज को कैसे सुरक्षित करूंगी। तो डर डर नाम की तो चीज ही नहीं है, डर के आगे ही तो जीत है। देखिए संक्षेप में जवाब यही है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे धमकियों से क्यों डरना। अगर मैं बॉर्डर पे खड़ी हूँ या अपने समाज के लिए कार्य कर रही हूँ, तो धमकी तो सामने, मुझे पता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, हर आदमी जो क्रिमिनल है वो मुझे धमका सकता है, तो अगर मैं ही डर गई तो मैं समाज को कैसे सुरक्षित करूंगी। तो डर डर नाम की तो चीज ही नहीं है, डर के आगे ही तो जीत है। सामने वाला मेरा क्या बिगाड़ेगा, आप बताइए। सामने वाला के हाथ भी दो हैं और मेरे भी हाथ दो हैं, उसमें हो सकता है मारने की क्षमता ज्यादा, मगर मुझे उससे ज्यादा क्षमता है रोकने की। बिल्कुल मैम। तो आप कभी अपने आप को कमजोर मत समझें, क्योंकि जो अगर आप कमजोर समझते हैं तब आप चाहे कितने भी पावरफुल हो, आप किसी भी पावरफुल सीट पे बैठे हो, कोई भी मतलब कि एक तरह से आप सही रुतबेदार आदमी हैं, पैसे वाले हैं, और अगर आप में मतलब कि अपने आप के प्रति सम्मान नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको हर जगह डर लगेगा। बिल्कुल मैम। प्रीति आप अपना सवाल कीजिए अनम्यूट करने के बाद। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम मेरा क्वेश्चन वैसे ये था कि आजकल अभी नोएडा की फिलहाल की घटनाएं, एक लेडी ने एक ऑटो रिक्शा चालक को 90 सेकंड में 17 थप्पड़ मारे, तो कहीं ना कहीं अधिकार मिल रहा है तो औरतें इसका गलत फायदा उठा रही है, ऐसा क्यों है? मतलब हम इंसानियत को कहीं ना कहीं क्यों खोते जा रहे हैं? यानी देखिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और आपने बहुत सारे केसेस अब तक इन्वेस्टिगेट किए होंगे, तो ऐसा भी हुआ होगा ना कि कई बार वो महिला होने का फायदा उठा रही है और अपने पुरुष साथी को फंसा रही है या ब्लैकमेल कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे डील करती हैं, ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करती हैं? देखिए ऐसा है कि हमारे जिंदगी में जहाँ हम ड्यूटी करते हैं या हमारी ड्यूटी के दौरान भी कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि कोई महिला है और हमें लग रहा है कि वो गलत है और फिर भी वो महिला होने का फायदा उठा रही है, तो तब बड़ा दुख होता है कि आप लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। पहली बात है, जिंदगी में कभी भी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिला हो या कोई पुरुष हो, अगर भारत सरकार जब आपके लिए कानून बनाती है तो आपके बेनिफिशियल के लिए बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि महिलाओं के लिए ये कानून है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। अगर महिला ही कोई बदतमीज होती जा रही है तो उसके खिलाफ भी वैसे ही कानूनी कार्रवाई की जाती है। और मैं ये कहती हूँ कि समाज में अगर आप किसी भी वर्ग पे हैं, कई बार हम भी ड्यूटी पर होते हैं, कोई महिला को, जैसे समझ लीजिए हमारे ट्रैफिक वाले ही हैं, वो जब किसी महिला की गाड़ी को रोकते हैं और उसमें ड्राइवर जो है महिला बैठी है या कोई सवारी महिला बैठी है, वो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके साथ बदतमीजी शुरू कर देती हैं सिर्फ इसलिए कि वो महिलाएं हैं और वो अपना आपा खो देती हैं। तो मैं मतलब हर महिला को और हर लड़की को ये अपने इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि कभी भी आप लॉ का मिसयूज नहीं करें, कि लॉ जैसे उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है जो न्याय की देवी है, तो जब आप उसके जाल में फंसेंगे तो वो सही न्याय करेगी। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला जो मुलजिम है वो महिला है या पुरुष है। तो कम से कम एक अच्छी जो हमारी महिलाओं की एक इज्जत सम्मान चाहिए, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ कानून की दायरे में रहकर अपने कामों को करना चाहिए। तो महिलाएं जो इनका फायदा उठाती हैं, जैसे आजकल दहेज के कई केसेस हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो ऐसे कुछ लोग हैं आप महिला या पुरुष नहीं होते, साबित हो जाते हैं, तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, क्योंकि कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। तो अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अपराध हुआ है तो आप जरूर उसके लिए काम करें, उसके लिए मदद मांगे तो पुलिस हमेशा आपकी मदद करेगी। बिल्कुल।
तो आखिर में बस यही कहना चाहेंगे किरण मैम कि आप ऐसे ही लेडी सिंघम बन करके हमारे समाज से, हमारे देश से जो ये क्राइम है, जो ये बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है, और अपराध करने वाला कोई भी हो, चाहे वो अमीर परिवार से हो या महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नजर से देखते रहिए और हमारे समाज को, हमारे देश को अपराध मुक्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और दर्शकों, आपको ये हमारा शो कैसा लगा, आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही में इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट youngtarangnews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण सेठी मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम। और मेरी जय तरफ से हिंद, जय आपको भारत। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब तो आपकी थैंक यू।